हाँ जी। रात के बज रहे हैं 1 और नाउ वी आर लर्निंग पाइथन फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। सो एकदम से मन में आया आज कि पाइथन की कोई एक सीरीज़ बनाऊं या क्लास बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि पाइथन क्यों इंडस्ट्री में आई, मतलब इसकी क्या नीड थी। और भी तो लैंग्वेजेस थी, बट ये ऐसा क्या स्पेशल करती है जो इसको इतना प्रेफरेंस मिल रही है आज के टाइम में। मतलब जनरेटिव एआई या फिर आप एआई एमएल की पढ़ाई भी करना चाहोगे तो आपको बेसिक पाइथन तो आनी ही चाहिए। और भी लैंग्वेज इसमें कर सकते हो, बट ऐसा क्या स्पेशल है कि इस लैंग्वेज को सब प्रेफर करते हैं। सबसे पहले हमको जानना होगा कि पाइथन बनाई किसने और इसका मेन पर्पस क्या है। बाद में हम कोड लिखेंगे या फिर कुछ इसके बारे में और प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखेंगे। थ्योरेटिकल शुरू में थोड़ा सा सेशन रहेगा, बाद में सारे टॉपिक्स लाइक डेटा टाइप्स और एरेज, लिस्ट, टपल्स, फंक्शंस एंड जेसन फॉर्मेट्स सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आया होगा कि पाइथन एक्चुअल में क्या है। अगर आपको कोई कहे कि व्हाट इज़ पाइथन, सो आप क्या बताना चाहोगे? पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटेड पे काम करती है। अब अगर आपको इंटरप्रेटेड और कंपाइलर में फ़र्क नहीं पता तो शायद आपको थोड़े से बेसिक्स जानने की ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह की। पाइथन में कोड लिखना काफ़ी ईजी है, मतलब लिखना और रीड करना सबसे ईजी है कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज। बिकॉज ऑफ इसमें बिल्कुल आप एक जैसे इंग्लिश लिखते हो ना, इसी तरीके से कोड लिखना है। मतलब बिल्कुल सिंपल, बिना किसी कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स के। इसको बिगिनर भी आराम से सीख सकते हैं और प्रोफेशनल लेवल तक अपनी लर्निंग को पहुंचा सकते हैं, वो भी इजी तरीके से। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ, अगर हमको कुछ इसमें प्रिंट कराना है तो हमको सिर्फ प्रिंट लिखकर हेलो वर्ड या फिर जो भी स्ट्रिंग होगी या वेरिएबल होगा वो ईजिली प्रिंट हो जाएगा। अगर आप जावा में देखो तो कितना लंबा सिंटैक्स बैठता है। प्रिंट में भी शायद प्रिंट एफ करके है कुछ, या फिर सी में %d% करके होता है। और जावास्क्रिप्ट में भी काफ़ी इजी है, मतलब पाइथन थोड़ी ज़्यादा इजी है जावास्क्रिप्ट के मुकाबले। एंड ऑफ द डे यही कहना है कि मतलब पाइथन इज़ ईजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सिंपल क्लियर सिंटैक्स। तो इसके डेवलपर कौन थे, इसको बनाया किसने? तो उनका नाम था गाइडो वैन रोसम। हाँ जी, ये शायद फ्रांस के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया 1991 में। और उन्होंने ये सोच के बनाया कि मैं कुछ ऐसी पावरफुल लैंग्वेज बनाऊंगा जो कि कॉम्प्लेक्स भी ना हो और सब उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर प्रोफेशनल यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ कर सकें। और आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा कि इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, मतलब कुछ और भी नाम तो डाल सकते थे मैं, तो पाइथन ही क्यों रखा? तो इसका रीज़न है, उनको एक शो बहुत पसंद था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम से। काफ़ी पुराना कॉमेडी शो है, आप देख सकते हो यूट्यूब पर जाकर, आज भी इसके एपिसोड्स पड़े हैं। तो उसमें से इन्होंने पाइथन जो वर्ड है उसको रखा अपनी इस लैंग्वेज के लिए। तो चलिए अब थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। देखो, पाइथन लेस कोड और ज़्यादा वर्क है, ठीक है, मतलब कम कोड लिखोगे और काम ज़्यादा होगा। फ्री एंड ओपन सोर्स है, कोई भी कैसे भी यूज़ कर सकता है। और इसकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब लाइब्रेरीज़ वगैरह पाइथन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। आपको कोई फैक्टोरियल ढूंढने का, नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है तो आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी यूज़ करके किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, वो भी बहुत इजी तरीके से। वो भी सीखेंगे, मैथ लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे या फिर नमपाई। अगर मेरा टाइम लगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाना चाहूँगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि लैंग्वेज के अगर सारी लैंग्वेज के बेसिस पर देखा जाए तो पाइथन का सबसे इजी सिंटैक्स है, इजी और फास्ट भी है, ठीक है। और पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है? देखो, वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज़ होती है, जिसको हम जेंगो कहते हैं। तो जेंगो से हम बैकएंड वगैरह बना सकते हैं इजीली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस एंड डाटा एनालिसिस, गेम डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशंस और
कुछ अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स दूँ तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, नेटफ्लिक्स, ये सब में भी पाइथन यूज़ होती है। और हमारे स्पॉटिफाई में भी पाइथन ही यूज़ होती है, ठीक है। अब AI ML आपको पता ही है कितना बूम पर है आज के टाइम में, तो मैं खुद पाइथन पढ़ के बैठा हूँ अभी, तो इसलिए सोचा सबको मैं सिखाने का थोड़ा देखूँ कि मैं कैसा पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। पाइथन ईज़िली डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम पर, विंडोज़ हो, लिनक्स या मैक हो, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, मैं भी बताऊँगा, ठीक है। तो और इसके लिए कुछ मतलब आईडी अगर आपके पास VS कोड है या फिर एंटी ग्रेविटी गूगल का नया आया है, मतलब मैं चाहता हूँ सब उसको यूज़ करें। VS कोड से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एक पाईचार्म करके आता है शायद, एक में भी जुपिटर नोटबुक, और भी बहुत सारे होते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप शायद एक तरीका और है कि आप .py फाइल का नाम रख के नोटपैड में तब भी प्रोग्राम रन कर सकते हो और उसको अपने टर्मिनल के अंदर भी चला सकते हो। तो सबसे पहला हमारा काम होगा हाउ आई इंस्टॉल दी पाइथन। तो ठीक है, देखो सबसे पहले ब्राउज़र में जाओ और सर्च करो पाइथन डाउनलोड। एंड अब जो सबसे ऊपर वेबसाइट है डाउनलोड पाइथन, आप इसको ओपन कर लो। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आप कहीं और से मत करना, क्योंकि कभी कभी कुछ वायरस वगैरह यूज़र जो डेवलपर्स हैं, हैकर्स हैं, कुछ वायरस डाल देते हैं और आप कभी गलत फाइल डाउनलोड कर लो। ऑफिशियल साइट python.org पर ही जाना, ठीक है। डाउनलोड सेक्शन में जाओगे, नीचे देखोगे तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं आपको, और यहाँ से आप अपना वर्जन डाउनलोड कर लो। जैसे अब इसका लेटेस्ट वर्जन 3.14.2 है, जो कि 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुआ है। और एज ए डेवलपर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी आप कोई भी फाइल डाउनलोड करो तो उसको उसके लेटेस्ट वर्जन से तो कभी ना डाउनलोड करो। मतलब भले ही उसका लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हो, बट आप उससे एक कदम पीछे वाला, लाइक 4.2 है तो 0.1 वाला डाउनलोड करो, क्योंकि कभी कभी लेटेस्ट वर्जन्स में कुछ एरर या बग्स होते हैं जो कि एकदम से सॉल्व नहीं होते, मतलब वो एक किस्म से टेस्टिंग मोड में होता है, तो हम क्यों उसका शिकार हो, इसलिए हम एक कदम पीछे वाला ही डाउनलोड करके चलेंगे। पाइथन 3.14.1 इसको डाउनलोड करने के बाद आप रन एक्सेट्रा जैसे रन करना सिंपल, और ये डाउनलोड हो जाएगा। बाकी आपको कुछ सेटअप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रन करना है। उसके बाद में आप अपने VS कोड या एंटी ग्रेविटी जिसमें भी आना है आ जाना, एंड एक एक्सटेंशन और डाउनलोड कर लेना, आपको इजी रहेगा पाइथन नाम से ही। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो छोटी मोटी मतलब बग्स होंगे आपकी फ़ाइल में या लैपटॉप जो चीज़ सपोर्ट ना कर रहा होगा वो सब संभाल लेगा एंटी ग्रेविटी, और आपकी पाइथन ईज़िली फिर रन हो जाएगी। तो चलिए अब हम पाइथन की कोई एक फ़ाइल, मैं एक चलो नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ लर्निंग पाइथन नाम से, लर्निंग पाइथन, ठीक है। लर्निंग पाइथन के अंदर मैं सबसे पहली क्लास .1.python, ठीक है। तो क्लास 1 पाइथन की मैंने एक फ़ाइल बना ली। एंड अब पहले मैं तुमको ये बताऊंगा कि हमको सीखना क्या क्या है और हम आज क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यही बता देता हूँ पहले। सो अभी हमने फेज़ 1 में बेसिक्स में इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया पाइथन का, एंड सेटअप एंड IDE के बारे में भी बता दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा जिसको हम कोडिंग के ज़रिए समझाएंगे एंड थोड़ा सा समझेंगे कि पाइथन का एनवायरनमेंट कैसा है, इसमें कैसे कोड लिखा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले मैं कुछ एक वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। वैसे मैं अभी ये मान के पढ़ाऊँगा कि आपको वेरिएबल्स भी नहीं पता कि क्या होते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से, जिसको पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती। तो वेरिएबल ऐसे समझ लो कि एक पीस ऑफ मेमोरी जिसमें हम कुछ स्टोर करेंगे, और वो मेमोरी हमारा CPU कहीं स्टोर करके रखेगा, मतलब स्पेस बनाना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो मान लो मैं कर रहा हूँ नेम = हार्दिक, ठीक है। अब आपने एक चीज़ शायद नोटिस करी हो या ना करी हो कि मैंने नेम = हार्दिक करा, चलो जिससे आती है उसको तो पता होगा कि हार्दिक के ऊपर मैंने इसको उसमें क्यों लिखा है, मतलब मैं आई डोंट रिमेंबर,
सॉरी क्या कहते हैं इसको, स्ट्रिंग्स के अंदर, सॉरी, चलो मतलब समझ गए ना। हार्दिक को मैंने इनके अंदर क्यों लिखा, ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। देखो लेट तो उसमें जावास्क्रिप्ट में यूज़ होगा, सॉरी, नेम इज इक्वल टू हार्दिक। अब तुमने एक गौर करी होगी चीज़, मैंने इसको ये नहीं बताया कि हार्दिक हमारा स्ट्रिंग है या इंटीजर है या कुछ पहले से ही डिक्लेयर वेरिएबल है। ये ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि हम क्या पास करा रहे हैं, वैल्यू, ठीक है। तो जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में हमको इंट लिखना पड़ता है या स्ट्रिंग लिखना पड़ता है, कैरेक्टर लिखना पड़ता है, डबल, फ्लोट, ये डेटा टाइप्स हमको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम डायरेक्ट वैल्यू पास करा सकते हैं, वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, इतनी फास्ट है। देखो नेम इज इक्वल टू हार्दिक। अब अगर मैं इसको करूँ प्रिंट नेम एंड अगर मैं अब इसको रन करूँ तो मेरा हार्दिक देखो रन हो गया, यानी ये वैल्यू मैंने पास करा दी प्रिंट के अंदर एंड वैल्यू इजीली प्रिंट हो गई और हमारा कोड सक्सेसफुली चल गया। ऐसे ही मैं कोई नंबर लूँ, जैसे नंबर नम इज इक्वल टू 5 एंड प्रिंट नम, नाउ वी सी इन द टर्मिनल हमारा 5 प्रिंट हो चुका है। या फिर नम, चलो नम तो हो गया, जैसे पॉइंट इज इक्वल टू 5.6.5। सो अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट पॉइंट्स, अगेन 6.5 प्रिंट हो गया। यानी आपने ये चीज़ समझ ली कि हमको वेरिएबल डिक्लेयर करने की, ऐसे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या डिक्लेयर करने वाले हैं या क्या स्टोर करने वाले हैं। आप कुछ भी स्टोर कर लो, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा और प्रिंट एक छोटी सी वैल्यू से हम आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अब हम थोड़े से डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। मैं देखो इसके अंदर ही नोट्स बना देता हूँ थोड़े थोड़े डेटा टाइप्स। तो बेसिक जो मैं डेटा टाइप पढ़ाऊँगा, सबसे पहले स्ट्रिंग पढ़ाऊँगा, इंटीजर पढ़ाऊँगा, फ्लोट पढ़ाऊँगा। यही क्योंकि सबसे आसान है और तुम्हें समझने में ईजी होगा। अगर तुम नए डेवलपर हो या तुमको कोडिंग अभी नहीं आती, तो स्ट्रिंग वो होता है जैसे जो नंबर नहीं होता, जो एक कैरेक्टर होता है, जैसे हमारे इंग्लिश के वर्ड्स। और ऐसा नहीं, इंग्लिश के वर्ड्स में भी हम नंबर प्रिंट कर सकते हैं, मतलब वो हमको ब्रेसिस के अंदर लिखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। तो जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। मैं दिखा देता हूँ एक बार लिख के, जैसे यूज़र इज इक्वल टू रोहित। तो हमने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा। और ऐसा नहीं हम डबल कोट्स के अंदर कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ही लिख सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे स्कोर इज इक्वल टू 5। और अगर मैं अब इन दोनों को प्रिंट करूँ, प्रिंट यूज़र एंड प्रिंट स्कोर इन स्कोर, तो देखो मेरा 5 प्रिंट हुआ। बट आप ये बात ध्यान रखना, ये 5 स्ट्रिंग है, कंप्यूटर ने इसको एज ए स्ट्रिंग लिया, ना कि एज ए नंबर। मतलब ये 5 वो स्ट्रिंग वाला 5 है, समझ रहे हो ना, नंबर वाला 5 नहीं है। अगर कल को आप 5 + 5 करोगे ना ये स्ट्रिंग वाले, तो 5 माना जाएगा, ना कि 10, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इंटीजर यानी कोई नंबर। जैसे मैं कह देता हूँ, जैसे मार्क्स इज इक्वल टू 543। और अगर मैं प्रिंट करूँ मार्क्स, तो 543 अब की बार ये एक इंटीजर है, ना कि स्ट्रिंग, समझ रहे हो ना। क्यों? क्योंकि इसको मैंने एज ए नंबर डिक्लेयर किया है, ना कि स्ट्रिंग। अगर मुझे इसको ही स्ट्रिंग डिक्लेयर करना, तो मुझको इसे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्लोट में हम पॉइंट्स वाली वैल्यू पास कराते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ, स्कोर ही ले लेता हूँ, स्कोर। इसको ऊपर मैं एक सेकंड कमेंट डाउन कर दूँ। स्कोर इज इक्वल टू 65.7। नाउ इफ आई प्रिंट स्कोर, एक सेकंड में ऊपर भी उसको कमेंट कर दूँ, वरना वो एरर शो करेगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा पाइथन के बारे में, कि पाइथन ऊपर से नीचे की तरफ को कोड को रन करती है, समझ रहे हो ना। इजी वे लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ना कि टेक्निकल लैंग्वेज में, कि ऊपर से नीचे की तरफ। यानी जो लाइन नंबर 1 पे कोई अगर आउटपुट के लिए मैंने कुछ कमांड दी, तो पहले वो रन होगी,
उसके बाद नीचे वाली कोई कमांड रन होगी, ठीक है। और देखो हमारा ये प्रिंट हो गया 65.7, ये एक फ्लोट है, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक और बता देता हूँ मैं, बूलियन। बूलियन आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। जैसे इज़ एक्टिव, यानी क्या वो एक्टिव है, तो मैंने लिख दिया ट्रू, यानी ट्रू फॉल्स वाला होता है बूलियन। जैसे यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, या फिर ये क्या वैल्यू पास हो गई तो ट्रू, नहीं हुई तो फॉल्स। कुछ भी ऐसे इफ एल्स कंडीशन में भी इसका बहुत हेल्प होगी ट्रू फॉल्स की। तो देखो अभी एक्टिव है तो ट्रू, और अगर मैं इस एक्टिव प्रिंट करूँगा तो वो ट्रू दे रहा है, ठीक है। या फिर मैं करूँ कि इज़ 255 इज़ मल्टीपल या फिर डिविजिबल बाय 5, सो ये मुझको ट्रू फॉल्स में आंसर देगा अगर मैं बूलियन में वैल्यू पास कराने की कोशिश करूँगा। नहीं होगा तो फॉल्स और होगा तो ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक्स के ऊपर। देखो एक डेटा टाइप और है पाइथन के अंदर, नन। जैसे मैं कह देता हूँ लेट नेम्स इज इक्वल टू नन, ठीक है। और अगर मैं अब प्रिंट करूँ नेम्स को तो मुझको आउटपुट मिलेगा नन। अब आप कहोगे कि जब सब कुछ नन है तो इसकी यूज़ क्या है। देखो ये चीज़ मैं तुमको आगे कोड में बताऊंगा जहाँ पर इसकी नीड होगी। अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट अभी इतना मान लो बूलियन एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। स्ट्रिंग्स जो होती है वो अल्फ़ाबेट या फिर कुछ ऐसी वैल्यू पास कराने के लिए होती है जो कि मतलब हमको डिस्प्ले पर दिख रही है, जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। जैसे किसी का नाम या फिर नंबर भी लिख सकते हो, बट वो नंबर फिर मैथमेटिकल वाला नहीं माना जाएगा, ठीक है। इंटीजर जिसमें नंबर्स प्रिंट होते हैं बट पॉइंट वाले नहीं। इंटीजर के अंदर आप 54.3 नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको फ्लोट चाहिए होगा अगर आपको कुछ पॉइंट्स वाली वैल्यू पास करानी है। और बूलियन के अंदर ट्रू या फॉल्स, यस और नो वाली, और एक नन जिसके अंदर आउटपुट भी नन ही आता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। हमने अपना फर्स्ट फेज़ का फोर्थ टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, डेटा टाइप्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग एंड टाइप, ठीक है, जिसके अंदर हम इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग्स की टाइप कास्टिंग कैसे होती है, इसके टाइप्स कैसे हम पता कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग। अगर इजी वे में कहूँ तो डेटा टाइप्स बदलना, लाइक कोई स्ट्रिंग है उसको नंबर करना या उसको बूलियन करना, फ्लोट करना, कुछ इस तरीके से। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मान लो मार्क्स हमारे स्ट्रिंग के अंदर 55 हैं, तो कंप्यूटर तो उसको एज ए स्ट्रिंग लेगा, बट 55 तो एक नंबर है। और मार्क्स अगर फिजिकल तरीके से देखा जाए, प्रैक्टिकल तरीके से, तो मार्क्स तो हमेशा नंबर्स में होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टाइप कास्टिंग यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप कास्टिंग। मान लो मार्क्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग में 45, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट मार्क्स, तो आपको क्या लगता है 45 प्रिंट होगा? देखो सही हुआ, बट ये 45 अभी स्ट्रिंग है। अगर मैं इसका देखो आपको चेक भी करके दिखाऊं, देखो चेक कैसे होगा, प्रिंट टाइप ऑफ मार्क्स, यानी टाइप जो ये एक कीवर्ड है, इससे हम पता कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का वो इन डेटा टाइप क्या है। अब देखो इसने क्या बताया, क्लास str स्ट्रिंग, कि अभी जो आपकी 45 वैल्यू है ये है एक स्ट्रिंग है। तो ये तो पता हो गया कि क्या है, कैसे पता होगा, टाइप कीवर्ड का यूज़ करना है प्रिंट से पहले और उसको बाद में ब्रेसेस के अंदर बंद कर देना है वेरिएबल को। बट अब इसको चेंज कैसे करेंगे? अगर अब मुझे इसको मैथ्स में, सॉरी नंबर में चेंज करना है 45 को, तो मुझको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, प्रिंट इंट, इंट मतलब इंटीजर, और मार्क्स, ठीक है। अब जो ये मार्क्स है वो इंटीजर बन चुका है, सॉरी प्रिंट टाइप मार्क्स एंड इंटीजर मार्क्स, ठीक है। सो देखो अब ये इंटीजर बन गया, कैसे? अब थोड़ा सा मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, थोड़ा पहले गैप कर दूँ इसके अंदर ताकि अच्छे से दिखे। एक साइड में जूम ही कर देता हूँ थोड़ा, अब ठीक है। अब शायद आपको थोड़ा और अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा स्क्रीन जूम कर दी। देखो मेरा नंबर था 45, मैंने प्रिंट किया तो 45 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि उसको तो प्रिंट करना है, बट वो उसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा था। बाद में मैंने प्रिंट किया कि इसका टाइप क्या है,
तो इसका मुझे इसने टाइप दिया स्ट्रिंग। देखो दूसरा जो आउटपुट शो हो रहा है स्ट्रिंग। फिर बाद में मैंने इसका चेंज कर दिया, फिर सॉरी हाँ, फिर बाद में मैंने इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया। कैसे? प्रिंट इंट, इंट मतलब इंटीजर। मैंने देखो ब्रेसेस से बाहर लिखा इंटीजर और अंदर मार्क्स लिख दिया, तो अब मार्क्स का जो डेटा टाइप है वो चेंज हो गया इंटीजर में। बाद में मैंने लास्ट लाइन प्रिंट करी, प्रिंट टाइप, यानी उसका टाइप भी प्रिंट करो और उसको इंटीजर कर दो मार्क्स को, ठीक है। और बाद में मुझको पता चल गया कि वो इंटीजर हो चुका है। समझ में आया? चलो अब कुछ और भी चेंज करके दिखाता हूँ मैं। अब मान लो मेरे पास, सॉरी इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ नोट्स के लिए। मान लो मेरे पास वैल्यू है 5। चलो मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करता, डायरेक्ट ही कर देता हूँ टाइप और ब्रैकेट में 5.5। तो देखो मैंने टाइप पूछा 5.5 का। अब अगर मैं इसको रन करूँ, एक सेकंड, थोड़ा ज़्यादा ही जूम आउट हो गई, ठीक है। तो एक सेकंड, प्रिंट लगाना रह गया। देखो तो इसने मुझको क्या दिया, क्लास फ्लोट, यानी जो आपने टाइप 5.5 है इसका डेटा टाइप फ्लोट है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है। और अगर मैं इसको सिर्फ 5 रखूं तो ये इंट आएगा, और अगर इस 5 को मैं कोट्स के अंदर रखूँ, डबल कोट्स के अंदर, तो स्ट्रिंग। समझ में आ गया? ठीक है। हार्दिक को भी रखूँ तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं समझाता हूँ इनको कैसे चेंज करेंगे हम। देखो इंट, एक सेकंड, इंट 5.5। अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि 5.5 तो इंटीजर नहीं है, बट ये लिखा क्यों? इसका मतलब है कि जो 5.5 है उसको तुम इंटीजर बना दो, और इंटीजर बनाने के बाद इसका आंसर आएगा 5, क्योंकि जो 0.5 है वो फ्लोट वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं इस 5.5 को एज ए स्ट्रिंग रखूँ, इंट 5.5, चलो जब देखते हैं क्या होगा। तब एरर आया। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने इंटीजर को कहा है कि तुम स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर बनाओ, लेकिन बाद में ये वैल्यू 5.5 थी, तो अब ये फ्लोट हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पर एरर शो हुआ कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट बेस 10। समझ में आया? यानी उसने इंटीजर ने स्ट्रिंग को एज अ इंटीजर किया, बट वो इंटीजर नहीं हो पाया क्योंकि वो 5.5 था, ठीक है। और अगर मैं इसको सिर्फ 5 रखूँ तो अब ये सही चल रहा है। और इसमें एक और देखो ट्विस्ट है कि आप कभी भी स्ट्रिंग को नंबर नहीं बना सकते। अब आप हार्दिक को थोड़ी नंबर बना दोगे। जैसे मैं अगर करना चाहूँ प्रिंट इंट एंड उसमें मैं हार्दिक अगर मैं लिखूँ तो भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर नंबर का ही तो करोगे आप, हार्दिक का थोड़ी कर दोगे। सो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग से आप कभी भी इंटीजर नहीं बना सकते। आप स्ट्रिंग से नंबर नहीं बना सकते, ठीक है। आप नंबर से फ्लोट बना सकते हो, फ्लोट से नंबर बना सकते हो, तो बस इतना ही पॉसिबल है। और स्ट्रिंग भी नंबर बन सकती है जब आपने स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर ही लिखा हो, ठीक है। अब हमारा ये भी टॉपिक लगभग क्लियर हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, जो कि है हमारा फेज़ 2 के अंदर इनपुट एंड आउटपुट्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हद तक आप पाइथन के नए टॉपिक्स इन्हीं के बेसिस पर पढ़ोगे। तो चलिए अब इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम आज का लास्ट टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट्स पढ़ते हैं। मैं लिख देता हूँ इनपुट एंड आउटपुट। देखो एंड ऑफ द डे कंप्यूटर क्या समझता है, 0 1, ठीक है, ये तो बात सबको पता ही है। और हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, वो हमको प्रोसेस करता है, जो कि प्रोसेस क्या करता है, CPU, और उसके बाद में हमको आउटपुट शो होता है। तो आउटपुट लेने के लिए पाइथन में हमें पता ही है प्रिंट जो सिंटैक्स है उसका यूज़ होता है। लेट्स से जैसे प्रिंट मैं हार्दिक करूँगा, यह तो बहुत ही बेसिक सा एक सिंटैक्स हो गया, ठीक है। बट अब हम इसी प्रिंट के अंदर कुछ और नया आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे, कुछ मतलब थोड़ा इसमें थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जैसे 2 + 4, प्रिंट 2 + 4, इसका आंसर क्या आना चाहिए? देखो इसका आंसर है 6। वाई? क्योंकि टर्मिनल और CPU हमारा इतना समझता है कि 2 + 4 = 6 होता है, एंड उसने इसको प्रिंट कर दिया। और मैंने पहले ही बताया था कि कंप्यूटर पाइथन में ये समझ जाता है कि कौन सी वैल्यू आप लिख रहे हो, वो नंबर है या स्ट्रिंग है, ठीक है। 2 + 4 6 आया। अगर मैं यहाँ पर कुछ और करना चाहूँ ट्राई, लाइक 5 - 2,
सो अब मेरा आंसर आई होप 3 आना चाहिए। देखो 3 आया। 5 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई के लिए 2 मल्टीप्लाई करने के लिए हमको स्टार लगाना पड़ता है, ठीक है। 5 2 से 10, तो काफ़ी हद तक मेरे आंसर सही आ रहे हैं। अब देखो तुमको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं। अगर मैं एक स्ट्रिंग का 5 लूँ, मान लो 5 स्ट्रिंग के अंदर प्लस और एक लूँ नॉर्मल 5, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर एरर आया। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक नंबर कभी जुड़ ही नहीं सकते। और अगर मैं इन केस दोनों को स्ट्रिंग कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 5 5। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ने इसको स्ट्रिंग लिया, ना कि नंबर। अगर मैं 5 + 5 नंबर लिखता तो शायद कंप्यूटर इसको 10 आउटपुट देता, बट ये दोनों स्ट्रिंग्स है तो कंप्यूटर ने 5 और 5 आंसर दे दिया। आप देख सकते हो इसमें टर्मिनल में, ठीक है। तो आउटपुट की तो बात हो चुकी है, थोड़ी बहुत मैं देखता हूँ अगर कुछ छूट गया हो तो। हाँ चलो, एक छोटा सा बेसिक थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। मैं जैसे कर देता हूँ नम 1 इज इक्वल, चलो नम तो ज़्यादा थोड़ा टिपिकल हो गया। a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूँगा इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके, प्रिंट a प्लस b, तो मेरा आंसर आना चाहिए 11, ठीक है। और अगली लाइन में प्रिंट a माइनस b, और थोड़े से मैं लिख देता हूँ प्रिंट इनटू b। फिर मैं देखो तुमको अभी हाँ भी एक बात बताऊँगा कि मॉड्यूल क्या होता है। a डिवाइड बाई t b एंड a मॉड्यूल b। मॉड्यूल के लिए हम परसेंटेज वाला सिंबल यूज़ करते हैं। देखो डिवाइड बाई b और मॉड्यूल b के बीच में एक डिफरेंस है। सो सबसे पहले था a प्लस बी 11, a माइनस बी -1, a इंटू बी 30 एंड a डिवाइड बाई b, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, इसने 0.83333334 दिया। अब ऐसा क्यों हुआ आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और नेक्स्ट a मॉड्यूल b का मतलब होता है रिमाइंडर क्या बचा। मान लो जैसे मैं करूँगा 5 डिवाइड बाई 7, तो मेरा रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा करूं तो देखो मेरा रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। अगर मैंने थोड़ी सी वैल्यू चेंज करी है ताकि आप समझ जाओ, a की वैल्यू 7 कर दी और b की वैल्यू 5 कर दी। 7 + 5 इज इक्वल टू 12, 7 - 5 इज इक्वल टू 2, 7 × 5 इज इक्वल टू 35, और 7 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1.4 एंड 7 मॉड्यूल मतलब रिमाइंडर क्या बचा इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 8 डिवाइड बाई 2, तो शायद मेरा मॉड्यूल 0 आना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा ना, इसलिए। तो आउटपुट की तो मैंने सारी बातें लगभग कर ली। अब थोड़ी सी इनपुट की बातें करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना।